राधे राधे प्रिय दर्शकों। सावित्री जी आज काम निपटाकर जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन उनकी मालकिन ने कहा, सावित्री, आज तुम थोड़ा देर तक रुको, क्योंकि हमारे बेटे की दोस्त हमारे घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं। सावित्री जी ने कह दिया, ठीक है, क्योंकि सावित्री जी को भी उस घर में अच्छे से रखा जाता था। सावित्री जी के दुख को समझा जाता था। यदि सावित्री जी कभी बीमार भी होती थी, तो उनकी मालकिन उनके लिए दवाइयों का पैसा या उन्हें आराम करने का समय देती थी। इसीलिए सावित्री मालकिन के कहने पर उनके घर में थोड़ा और समय तक रुक जाती है। कुछ ही समय के बाद घर के अंदर मेहमान प्रवेश करते हैं। एक नवयुवक विवाहित जोड़ा था। 18-19 साल की लड़की और खूबसूरत नौजवान लड़का, दोनों पति पत्नी मेहमान के रूप में घर के अंदर आ जाते हैं। उनको देखते ही मालकिन का बेटा रवि उनके साथ स्वागत के लिए उन्हें अंदर बुला लेता है और उन्हें बैठाता है। तभी मालकिन कहती है कि जाओ नाश्ता लेकर आओ, मेहमान आ चुके हैं। नाश्ता लेकर कोई दूसरी नौकरानी आती है और सावित्री जी किचन में खाना लगाने का काम करवाने लगती है। उस घर में कई नौकर चाकर थे। बहुत बड़ा परिवार था। मालकिन के दो बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। मालकिन बहुत अच्छी थी। उनका बेटा और उनकी बहुएं भी बहुत अच्छे से सावित्री जी का ध्यान रखा करती थी। मेहमानों के साथ मालकिन के दोनों बेटे और बहुओं ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद वहां से जूठे बर्तन हटाने की बारी आई तो सावित्री जी गई। अब तक वह नई नवेली दुल्हन खाने की मेज पर बैठी ही थी। अपनी चूड़ियों को पीछे कर करके साफ नहीं कर रही थी। अचानक से सावित्री जी की नजर उस लड़की पर पड़ती है, जिसकी कलाई वह सावित्री जी पकड़ लेती है और वह चिल्लाकर कहती है, मेरी बेटी प्रिंसी, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरी बेटी प्रिंसी है। अचानक से सावित्री जी की इस तरह से चिल्लाने की आवाज सुनकर मालकिन और उनके दोनों बेटे वहां आ जाते हैं और उस मेहमान रूपी औरत जो नई नवेली दुल्हन आई थी, उसका पति उसे खींचकर पीछे कर लेता है और सामने आकर कहता है, ये क्या बदतमीजी है, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह लड़की भी डर जाती है और अपने पति के पीछे छुप जाती है, लेकिन सावित्री जी अपने ही बात पर अड़ जाती हैं। वह कहती हैं कि यही मेरी बेटी है। देखो मेरी बेटी, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया। आखिर सावित्री जी एक नौकरानी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया करती थी। फिर वह इतने बड़े अमीर घर की बहू को अपनी बेटी क्यों कहने लगती है। यह सब कुछ जानने के लिए चलते हैं सावित्री जी के शुरुआती दिनों में। जब सावित्री जी की शादी हुई थी, उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उनके भैया और भाभी ने किसी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली में उनकी शादी कर दिया। सावित्री जी के ससुराल में एक छोटा देवर, उनका पति और सास ससुर थे। सावित्री जी का पति मुंबई जाकर किसी न किसी प्राइवेट कंपनी या जो भी काम मिलता था वही किया करते थे। कई बार तो वह सावित्री जी को छोड़कर अकेले ही मुंबई गए, लेकिन जब घर में सावित्री जी के साथ सास ससुर और उनके देवर के साथ वाद विवाद झगड़े हुआ करते थे, तो सावित्री जी के सास ने खुद ही कह दिया कि बेटा, अब की बार तू अपनी पत्नी को भी मुंबई लेकर चला जा, हमें तेरी औरत की जरूरत नहीं है। इसीलिए सावित्री जी भी अपने पति के साथ मुंबई आ जाती हैं। मुंबई आने के 3 महीने के बाद ही सावित्री जी के जीवन में एक नई खुशी आ गई। वह शाम को अपने पति को खुशखबरी सुनाई कि तुम पिता बनने वाले हो। तो यह खबर सुनकर सावित्री जी के पति खुशी से फूले नहीं समाये। वह अब अपनी पत्नी का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। सुबह उठकर जल्दी घर के काम कर दिया करते थे और फिर काम करने के बाद भी शाम को जब आते
तो पत्नी के साथ काम में हेल्प किया करते थे। दोनों पति पत्नी का जीवन प्यार भरा खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा था। अब इतनी इनकम भी हो रही थी कि दोनों पति पत्नी आराम से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी संडे को जब छुट्टी मिलती थी, सावित्री जी के पति सावित्री जी को मुंबई घुमाने लेकर जाया करते थे। सावित्री जी के जीवन में तो मानो एक बार खुशियों की बहार आ गई थी। समय बीतता गया। सावित्री जी ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। अब सावित्री जी और उनके पति की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। सावित्री जी अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखती घर के काम में, और वहीं उनके पति जाते जाते अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी भी अपने पिता के गले लगकर बहुत किलकारियां मारती, खेलती कूदती। आज बेटी 6 महीने की हो चुकी थी। वह अपने मम्मी पापा को भी अच्छे से पहचानने लगी थी। थोड़ा थोड़ा सावित्री जी की बेटी बैठने भी लगी थी। दोनों ने अपनी बेटी का नाम बड़े ही प्यार से प्रिंसी रखा था। सावित्री जी और उनके पति देर रात तक अपनी बेटी के साथ खेलते और उसकी हंसी को, उसकी मस्तियों को देखकर दोनों खूब हंसते थे। अब तो दोनों पति पत्नी का समय बेटी के साथ ज्यादा गुजरता था। सावित्री जी के पति काम पर होते तो उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर रहता। वह फोन पर कई बार बात करते, प्रिंसी का ध्यान रखना, कमरे से बाहर मत जाने देना, जो काम नहीं हुआ रहेगा आके मैं करवा लूंगी, लेकिन तुम प्रिंसी को मत रुलाना। सावित्री जी भी बेटी का पूरा ध्यान रखती थी। जब उनकी बेटी सो रही होती तभी वह घर के काम करती, और जब उनकी बेटी उठ जाती तो वह उसका ध्यान रखती, उसके साथ खेलती। वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी और ना ही उसे रोने देती थी। जरा सी सावित्री जी की बेटी प्रिंसी को छींक भी आ जाती, कभी सर्दी खांसी भी हो जाती, तो दोनों पति पत्नी उस बेटी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते। अपने लिए जीना वह लोग जैसे भूल ही गए हो, सब कुछ अपनी बेटी के लिए। दोनों पति पत्नी जब बच्ची सो जाती तो उसके लिए सपने बुनते। हम अपनी बेटी को मुंबई की अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, हम अपनी बच्ची को वैसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे। लाखों सपने सजाया करते थे। समय के साथ साथ सावित्री जी की बेटी प्रिंसी अब 1 साल की हो चुकी थी। मुंबई शहर में बारिश के समय में डेंगू की खतरनाक बीमारी फैली हुई थी। वहीं उनके पति को भी डेंगू की बीमारी हो जाती है। दवाइयां चलती रहती है, लेकिन देर से पता चलता है कि इन्हें तो डेंगू का बुखार है। जब तक सारी रिपोर्ट और जांच आती है, बहुत देर हो चुकी रहती है। सावित्री जी के पति बहुत कमजोर हो जाते हैं। खून की कमी और शरीर में कमजोरी होने की वजह से, समय से दवाइयां ना मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब तो मानो सावित्री जी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। साल भर की बच्ची अनाथ हो चुकी थी। सावित्री जी विधवा हो चुकी थी। सावित्री जी पति के जाने के बाद बहुत बिलख बिलख कर रोई, लेकिन क्या करे, क्या रोने से किसी की किस्मत बदल जाती है। सावित्री जी का यहीं से दुख का सफर शुरू हो चुका था। सावित्री जी के माँ सास ससुर भी अपने बेटे की मौत पर तो आए, लेकिन वह सावित्री को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं बोले। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि बहू बेटी को ले ले और कुछ दिनों तक चल ससुराल में हमारे साथ रहना। वह तो पहले ही सावित्री जी को भेज चुके थे कि तू जा अपने पति के साथ रहना। तो अब तो बेटा भी नहीं था। फिर वह अपने साथ मुसीबत नहीं ले जाना चाहते थे। उन्हें जरा सा भी साल भर की बच्ची पर तरस नहीं आया कि कम से कम बेटे के लिए नहीं, बहू के लिए नहीं, इस बच्ची के लिए तो हम इन दोनों माँ बेटी को घर लेकर जाए, कुछ दिनों तक सहारा दे। लेकिन वह लोग तुरंत वहां से चले गए। सावित्री जी अब बहुत अकेली पड़ गई थी। कुछ दिनों तक तो उनके पास जो राशन था उससे उनका गुजारा होता था। करीब उनका ऐसे 6-7 महीने निकल गया, क्योंकि पति जो पैसे कमाता था
तो थोड़े बहुत सावित्री जी और वह दोनों मिलकर शेविंग किए हुए थे। उसी से सावित्री जी का गुजर बसर चलता रहा। लेकिन ज्यादा दिनों तक सावित्री जी का गुजारा नहीं हो पाया। घर का राशन खत्म हो गया, जमा पूंजी खत्म हो गई। अब सावित्री जी अपना और अपनी बच्ची का पेट कैसे भरती। वह तो अपने पति के जाने के बाद बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। लेकिन अब उन्हें रोने और दुखी होने से कोई खाना देने वाला नहीं था। उनकी बेटी के परवरिश के लिए भी पैसे चाहिए। इसीलिए उन्होंने काम ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं किसी ऑफिस या कंपनी में काम करने जाऊंगी तो वहां मुझे 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, वह भी लगातार ड्यूटी। और मैं अपने बच्ची को भी वहां नहीं ले जा सकती। इसीलिए उन्होंने अपने आसपास की बिल्डिंगों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम ढूंढना शुरू कर दिया। और उन्हें उनकी हालात को देखकर काम भी मिल गया। उन्होंने कई घर पकड़ लिए, बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा करने का। सबका अलग अलग समय था। इसीलिए वह 2-3 घरों में अलग अलग टाइम पर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करके आ जाया करती थी। वह अभी अपनी बच्ची को भी साथ ले जाती थी। प्रिंसी भी इतनी समझदार थी कि जब तक उसकी माँ काम करती, जहाँ बैठा देती, तो प्रिंसी वहीं बैठी रहती थी। सावित्री जी को अपनी बेटी पर तरस आती कि जो बेटी पूरा दिन साल भर अपने पिता के साथ घूम घूम कर, कभी पायल पहनकर छुम छुम चलती, कभी उसके पति नए नए कपड़े लाते, तो कभी बजने वाला जूता लाते, कभी गार्डन घुमाने जाते, तरह तरह की चीजें खाने को लाते। आज वही सावित्री जी दूसरे के घरों में जूठा बर्तन धो रही थी। लोगों को तरस आता तो सावित्री जी को अपने उतारे हुए कपड़े भी दे देते। अब सावित्री जी की बेटी को भी, जिसके घर में छोटे बच्चे थे, वह अपने पुराने कपड़े दे देते। सावित्री जी जब पहली बार अपनी बेटी को पुराने कपड़े पहनाई थी तो बहुत रोई, क्योंकि जब तक सावित्री जी के पति जिंदा थे तो हफ्ते में ऐसा ना हो कि एक दो कपड़े वह अपनी बेटी के लिए ना लाए। जो कोई फ्रॉक अच्छी लगती, जो कोई कपड़ा अच्छा लगता, तो वह अपनी बेटी के लिए ले लेते थे। लेकिन अब किस्मत ने ऐसा बाजी पलट दिया था कि शरीर ढकने के लिए उतरन भी जरूरी था। सावित्री जी धीरे धीरे अपनी बेटी की परवरिश करती रही। बेटी धीरे धीरे बड़ी होती रही। अब उनकी बेटी तीसरे साल में लगी हुई थी। 3 साल के बच्चे प्ले ग्रुप में स्कूल भी जाया करते थे। सावित्री जी भी ने सोचा कि मेरे पति का सपना था कि हम अपनी बच्ची को 3 सालों में ही स्कूल भेजेंगे। पहले उसे प्ले ग्रुप में भेजेंगे, फिर धीरे धीरे उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में। पति का सपना पूरा करने के लिए सावित्री जी ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्ले ग्रुप में डालने को सोच लिया। लेकिन उनके पास तो पैसे नहीं था। वह अपनी बेटी के एडमिशन और साल भर की फीस कैसे दे पाती। तभी उन्हें अपने कान में पहनी हुई छोटी छोटी बालियों पर ध्यान गया। यह बाली उनके पति उन्हें दिए थे शादी के सालगिरह पर। सावित्री जी अपने पति की कोई भी निशानी बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या करे, बेटी भी तो पति की आखिरी निशानी थी। उसे भी तो पढ़ा लिखा कर अपने पति के सपने को पूरा करना था। इसीलिए वह अपने कानों की बालियां निकाल कर बेच देती है और अपनी बेटी का एडमिशन करवा देती है। उससे उनकी बेटी के लिए साल भर की फीस तो जमा हो जाती है। अब सावित्री जी कड़ी मेहनत करने लगती है और सोचती है कि फिर आगे साल की फीस में अपनी मेहनत करके बेटी के लिए अभी से जमा करना शुरू कर देती हूँ। अब प्रिंसी को स्कूल में छोड़कर ही सावित्री जी काम करने जाया करती थी। और वह जैसे ही काम से छूटती, स्कूल के छूटने का समय होता, तो अपनी बेटी को लेकर घर चली जाया करती थी। 1 साल गुजर चुका था प्रिंसी को पढ़ते हुए। अब प्रिंसी का दूसरा साल था। वह नर्सरी क्लास में आ चुकी थी। अब वह कुछ बोलना भी सीख गई थी, थोड़ा बहुत पढ़ना भी सीख गई थी। एक दिन उसने कहा, मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना है। उसका बिल्कुल मन नहीं था।
सावित्री जी ने सोचा, कल तो रविवार की छुट्टी थी और मैं कल काम पर भी नहीं गई थी। यदि आज प्रिंसी स्कूल नहीं गई तो मुझे आज भी काम पर से छुट्टी करनी पड़ेगी। फिर मुझे भी काम से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा, बेटी चले जा बाबू तू स्कूल, मैं तुझे जल्दी लेने आ जाऊंगी। उन्होंने अपनी बेटी को समझा बुझाकर स्कूल में ले जाकर छोड़ दिया और फिर अपने काम पर चली गई। वह जल्दी जल्दी काम को निपटा कर और बेटी को समय से स्कूल लेने पहुंच गई। आज पता नहीं क्यों सावित्री जी का काम पर मन नहीं लग रहा था। उनका दिल धड़क रहा था। उन्हें बार बार अपनी बेटी प्रिंसी की याद आ रही थी। वह जब स्कूल पर पहुंची तो कुछ बच्चे गेट से बाहर निकलकर अपने माता पिता के साथ घर जा रहे थे। सावित्री जी भी गेट पर खड़ी रही कि शायद मेरी प्रिंसी भी गेट पर आए। लेकिन जब 10 मिनट गुजर गया, प्रिंसी गेट पर नहीं आई, तो सावित्री जी ने सोचा, शायद प्रिंसी को चपरासी अंदर ही लेकर खड़े हो, क्योंकि जो बच्चे के माता पिता जल्दी नहीं पहुंच पाते थे, वह बच्चे चपरासी के पास ही खड़े रहते थे और जब उनके माता पिता जाते तो उन्हें दे दिया जाता था। जब सावित्री जी गेट के अंदर गई तो प्रिंसी कहीं नजर नहीं आई। वह चपरासी से पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? वह कहता है, देखो जो बच्चे खेल रहे हैं शायद उनके साथ प्रिंसी भी होगी। लेकिन सावित्री जी चारों तरफ देखी, उनकी बेटी उन्हें नजर नहीं आई। उन्हें घबराहट सी होने लगी। वह वापस से चपरासी के पास आई और बोली, अरे गेट के अंदर जितने बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ मेरी बच्ची नहीं है। आपने मेरी बच्ची को बाहर तो नहीं भेज दिया? नहीं नहीं, जिसके जिसके पेरेंट्स आए हैं वही बच्चे हमने छोड़े हैं। फिर आपकी बेटी देखो यही कहीं होगी। अब तो धीरे धीरे पूरे स्कूल में हलचल सी मच गई थी। सावित्री जी अब रोने लगी थी। मेरी बेटी, मेरी प्रिंसी कहाँ है? वह अब स्कूल के स्टाफ पर भी चिल्ला रही थी, अरे हम आपको फीस देते हैं अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, फिर आपने मेरी बच्ची का ध्यान क्यों नहीं रखा? कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए। अब स्कूल के अंदर ही अंदर ढूंढते ढूंढते 1 घंटा निकल चुका था। स्कूल बंद होने का समय हो गया था। प्रिंसी अभी कहीं नहीं मिली। सभी स्कूल के टीचर मिलकर प्रिंसी को ढूंढ रहे थे। करते करते पूरा 2 घंटा गुजर गया। प्रिंसी कहीं नहीं मिली। स्कूल के अंदर होती तब ना मिलती। फिर वह अब पुलिस स्टेशन पहुंच गई और स्कूल की लापरवाही और अपनी बच्ची के खो जाने की खबर पुलिस स्टेशन में रो रो कर कहने लगी। पुलिस भी तुरंत स्कूल में पहुंच गई और बच्ची को स्कूल में ढूंढा जाने लगा। स्कूल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया तो उसमें से दिखा कि भीड़ में जब पहले बार ही बच्चे निकले हैं, उनके पीछे पीछे प्रिंसी भी निकल कर गई है। फिर बाहर बाहर वे किसके साथ गई? बाहर का तो कोई फुटेज नहीं था। अब स्कूल के अंदर प्रिंसी नहीं है, यह जानकर तो सावित्री जी की मानो जान ही निकल रही थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। वह पूरा दिन अपनी बच्ची को ढूंढती रही। उनका कोई और होता मुंबई जैसे शहर में तो बच्ची को ढूंढता। इस पराये शहर में वह किसे पुकारे, किससे कहे कि मेरी बेटी को ढूंढो। वह पूरा दिन रात 12 बजे तक अपनी बेटी को ढूंढती रही। लेकिन जब रात को चारों तरफ सन्नाटा होने लगा, ट्रैफिक पुलिस भी उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। वह बेचारी घर में आई, दीवार के सहारे आकर सरक कर अपनी बेटी के कपड़े और खिलौने लेकर फूट फूट कर रोती रही। सुबह जल्दी उठकर फिर से वह अपनी बेटी को ढूंढने स्कूल के आसपास, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह अपनी बच्ची को ढूंढती रही और रोती रही। अब उनके आसपास लोगों को भी पता चल गया था कि उनकी बेटी की हो गई है। सारे मोहल्ले में रो रो कर वह अपनी बेटी के लिए कहती गई कि कहीं मेरी बेटी आएगी तो उसे संभाल लेना। मैं बाहर जा रही हूँ अपनी बेटी को ढूंढने। प्लीज मेरी बेटी को अपने घर पर बिठा लेना। सबको फोटो दिखाती।
लेकिन उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। आज उनकी बेटी को गुम हुए पूरा हफ्ता निकल चुका था। सावित्री जी को सुध नहीं कि उन्होंने कितने दिन पहले नहाया, कितने दिन पहले मुंह में दाना डाला। वह काफी बीमार और कमजोर सी लग रही थी। अपनी बेटी की याद में रो रो कर उनका बुरा हाल था। उनका तो एकमात्र जीने का सहारा उनकी बेटी ही बची थी। वह रोज पुलिस स्टेशन जाती और कहती, कोई खबर मिली क्या मेरी बेटी की? पुलिस स्टेशन में यही जवाब मिलता, हम कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही कोई खबर मिलती है हम आपको तुरंत बता देंगे। कोशिश करते करते ढूंढते ढूंढते 3 महीना गुजर गया, लेकिन प्रिंसी का कुछ पता नहीं चला। सावित्री जी की हालत धीरे धीरे खराब होती गई। वह 3 महीने में काम करने भी नहीं गई थी। पड़ोसियों को दया आ जाती तो उनके लिए खाना लेकर आते और जबरदस्ती एक आध रोटी उन्हें खिला देते थे। ऐसे ही वह किसी तरह से जी रही थी, लेकिन उनकी बेटी उन्हें मिल नहीं रही थी। वह तड़प रही थी। उनकी बेटी की याद में उनका प्राण भी नहीं निकल रहा था। वह यह सोचकर डर रही थी कि कहीं मेरी बेटी इस दुनिया में है भी कि नहीं। मंदिर में जाती, भगवान के पैरों में सिर रखकर यही कहती, हे प्रभु, मेरी बेटी से मुझे मिला दो। कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हें तो सारी दुनिया में दिखाई देता है, फिर इस माँ को क्यों तड़पा रहे हो? मेरी बेटी मुझे दे दो भगवान। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। क्या उनकी किस्मत में लिखा था, यह तो ऊपर वाले ही जानते हैं। उनकी बेटी उन्हें नहीं मिली। वह रोती रही, तड़पती रही। ऐसे ही सालों गुजर गए। सावित्री जी समय से पहले बूढ़ी होती गई। बालों में सफेदी आ गई, आंख के नीचे काले गड्ढे छा गए। बेटी की यादों में रो रो कर आंखें सूख गई थी। अब तो कई साल गुजर चुके थे और वह अपनी बेटी के खिलौने, उसके कपड़े रोज रात को अपने हाथों में लेकर रोती, उसके खिलौने के साथ सोती। जब वह सो जाती तो उनकी बेटी की किलकारी, उनकी बेटी की हंसी, उसकी आवाज उन्हें सुनाई देती। आंखें खुलते ही वह तड़प कर व्याकुल हो जाती। काश मेरी बेटी एक बार मिल जाए तो मैं गले से लगा लेती। उस दिन को याद कर रही थी जब बेटी कह रही थी, माँ, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। सावित्री जी सोच रही थी कि मुझसे गलती हो गई। मैं बेटी को नहीं भेजी होती तो आज मेरी प्रिंसी मेरे पास होती। समय गुजरता गया। अब सावित्री जी को आस पड़ोस वालों ने भी ध्यान देना बंद कर दिया। आखिर कोई दुखी होता है तो लोग कुछ ही दिन तक साथ देते हैं, और वैसे भी मुंबई जैसे व्यस्त शहर में कौन किसका साथ देता है। सब अपने अपने काम में व्यस्त। सावित्री जी को भी ऐसा लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? हो सकता है कि काम में जाऊं तो थोड़ा मन में शांति मिले और बेटी की यादों से बाहर निकलूं। और 2 रोटी भूख भी सताती है तो कहाँ से मिलेगी? इसीलिए सावित्री जी ने नया काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसी मोहल्ले में एक नए घर में उन्हें काम मिल गया। वह लोग बहुत अमीर। उनका बड़ा फ्लैट था। 2 बेटे और 2 बहू और एक मालकिन थी। मालकिन के पति का सोने चांदी का बिजनेस हुआ करता था। बेटे भी बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उनके यहाँ और भी नौकर चाकर थे। खाना बनाने वाली अलग थी, साफ सफाई वाली थी, और सावित्री जी को भी वह काम पर रख लेती हैं। सावित्री जी जब 1-2 दिन काम करती हैं तो एक दिन मालकिन पूछ बैठती है, क्या बात है सावित्री बाई, तुम आज मुरझाई सी क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारे घर में कौन कौन है? सावित्री जी कहती हैं, मेरे घर पे कोई नहीं है। अच्छा, तुम देर रात को काम करके जाती हो, तुम्हारे बच्चे तो सो जाते होंगे। वह कहती हैं, नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। यह सुनकर मालकिन को आश्चर्य होता है। वह कहती है, फिर तुम्हारा पति?
सावित्री जी कहती हैं, शादी को कुछ साल ही गुजरे थे कि मेरे पति दुनिया छोड़कर चले गए। वह अफसोस जताते हुए कहती हैं, अरे, फिर कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। सावित्री जी कहती हैं, एक बेटी थी, वही तो जीने का सहारा थी, फिर वह भी मुझसे छीन ली गई। वह अफसोस जताते हुए फिर कहती हैं, हे राम राम, तो क्या आपकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही? सावित्री जी तुरंत मालकिन की तरफ देखती हैं, तो मालकिन कहती है, मेरा मतलब यह नहीं था, तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? सावित्री जी की आंखों में आंसू आ जाता है। वह मालकिन को अपनी बेटी के बारे में सारी बात बता देती है। कहती है कि कैसे उनकी बेटी उनके सीने से अलग हो गई। मालकिन को सावित्री जी पर बड़ा तरस आता है और वह पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगती है। सावित्री जी को घर का बचा हुआ खाना भी दे देती है, यही कहकर कि तुम अकेली हो, घर में खाना नहीं बनाओगी तो ले जाओ, कभी कभी ज्यादा खाना भी बनवा देती हूँ। इसीलिए सावित्री जी उस घर में मन लगाकर काम करने लगी थी। दोनों बहुएं भी ज्यादा काम में छेड़छाड़ नहीं किया करती थी, यहाँ तक कि अपनी साड़ी कपड़े सावित्री जी को पहनने के लिए दे दिया करती थी। एक बार सावित्री जी को उन्होंने नया चप्पल भी खरीद कर दिया। सावित्री जी का गुजर बसर तो किसी तरह से हो रहा था। एक दिन की बात है कि जब सावित्री जी घर में काम करके रात को अपने समय से घर जाने लगी, तो मालकिन ने यह कह दिया कि सावित्री, अभी घर मत जाओ, हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। हमारे बेटे के बॉस के बेटे की अभी नई नई शादी हुई है और वह हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए खाना तो बन जाएगा, पर बर्तन वर्तन हटाने का थोड़ा काम ज्यादा होगा। तुम रुको, उसके बाद तुम भी खाना लेकर चली जाना। सावित्री जी मना नहीं कर पाई, क्योंकि उस घर के लोग अच्छे थे, उन्हें कभी काम के लिए परेशान नहीं करते थे। कुछ ही घंटों के बाद जब मेहमान घर पर आते हैं, तो उसमें से एक नवयुवक और नई नवेली दुल्हन से सजी हुई लड़की थी। वह दोनों चाय नाश्ता के बाद खाना खाने बैठ जाते हैं और पूरे परिवार के साथ हंसते बात करते हुए खाना खा लेते हैं। घर की बहुएं उठकर चली जाती हैं। वहीं वह नई नवेली दुल्हन अपनी चूड़ियों को इधर उधर करते हुए जैसे ही उठकर सोफे में बैठती है, तो सावित्री जी उसे देखकर चौंक जाती है। वह उसे तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेती है और चिल्लाकर कहती है, प्रिंसी, प्रिंसी, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। वह नई नवेली दुल्हन इस तरह अचानक से काम करने वाली नौकरानी के व्यवहार को देखकर डर और सहम सी जाती है। इसीलिए उनका पति रवि सामने आ जाता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है, आप मेरी पत्नी को इस तरह से क्यों परेशान कर रही है? प्रिंसी अपने पति के पीछे छुप जाती है। वहीं सावित्री जी बार बार रट लगा देती है, यह मेरी बेटी है। तभी उनके दोनों बेटे आ जाते हैं और कहते हैं, अरे आंटी, आप क्या कर रही हैं? हमारे घर आए हुए मेहमानों का आप इस तरह से अपमान कर रही हैं, उन्हें परेशान कर रही हैं। क्या हो गया? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इससे पहले तो आप ऐसे कभी नहीं करती थी। और वह फिर कहते हैं, चलो रवि, हमारे कमरे में बैठते हैं, आज पता नहीं ये काम वाली को क्या हो गया है। वह दोनों कमरे में जाने लगते हैं, तो सावित्री जी कहती हैं, एक मिनट बेटा, तुम मेरी बात सुन लो, हाथ जोड़ रही हूँ। देखो, देखो, ये गाल में, मेरे गाल पर काला तिल का निशान है और सेम वही निशान तुम्हारे गाल पर भी है। देखो, यह मेरे और तुम्हारे गाल पर बचपन की एक पहचान है। बेटी, जब तुम पैदा हुई थी, तो इस निशान को देखकर तुम्हारे पापा हमेशा से कहा करते थे कि प्रिंसी अपनी माँ की परछाई है, अपनी माँ जैसी ही है। देखो, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जगह पर ही गाल में तिल लेकर आई है।
यह बात सुनकर प्रिंसी का पति कहता है, आंटी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? आज के जमाने पर एक तिल मात्र से कोई किसी की बेटी कैसे हो सकती है? प्रिंसी कहती है कि मेरे माता पिता घर पर हैं और मैं उनकी बहुत ही प्रिय बेटी हूँ। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अमेरिका में पली बढ़ी हूँ। फिर आपकी बेटी मैं कैसे हो सकती हूँ? यह सुनकर तो सावित्री जी को भी आश्चर्य होता है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता कि यह मेरी बेटी नहीं है। वह कहे जाती है, बेटी, तुम मेरी ही बेटी हो। बात मानो बेटा। मेरा दिल कहता है और मेरी आत्मा कह रही है, मैं तुम्हें पहचान रही हूँ। सब लोग वहां पर आ जाते हैं। सावित्री जी की इस तरह से व्यवहार से उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। फिर सावित्री जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात सुनो। तुम अपने माता पिता से कहना कि वह तुम्हारे बचपन की तस्वीर, 3 साल तक की कोई भी तस्वीर तुम्हारे सामने लाकर रख दे, तो मैं मान लूंगी कि तुम उनकी बेटी हो। और यदि नहीं है तो तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि तुम्हारे 3 साल की तस्वीरें मेरे पास है। तुम्हारी यादें, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे कपड़े मैंने आज भी संजो कर रखा है मेरी बच्ची। तुम आज से 18 साल पहले स्कूल से खो गई थी और उसके बाद से तुम मुझे आज मिली हो। वह बेटी तो डरी सहमी थी। उसने कहा, मेरा नाम प्रिंसी नहीं है, मेरा नाम प्रियांशी है। मेरे माता पिता मुझे बचपन से ही प्रियांशी कहते हैं। आपको कोई गलतफहमी हो रही है आंटी। रवि को ज्यादा देर तक वहां रुकना अच्छा नहीं लगा। उसने उन लोगों से कहा, हमें अब चलना चाहिए, और अपनी पत्नी को लेकर कार में बिठाकर अपने घर चला आया। उसके बाद से प्रिंसी की कोई खबर नहीं मिली। वहां जहां काम कर रही थी वह लोग भी अब सावित्री जी से कुछ ठीक से बात नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सावित्री ने मेरे मेहमानों के साथ बदतमीजी किया है। सावित्री जी 2-3 दिन तक इंतजार करती रही, लेकिन जब न प्रिंसी ने बचपन की फोटो दिखाने की बात पर कोई हाव भाव नहीं दिखाया और न ही कोई फोन पता किया, तो वह मालकिन से हाथ जोड़कर कहने लगी, मालकिन, एक बार मेरी मदद कर दीजिए। एक बार प्रिंसी के माता पिता से मिलकर प्रिंसी की बचपन की फोटो दिखवा दीजिए। यदि मेरी बात झूठी निकली तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और ना ही कभी उस लड़की की जिंदगी में आऊंगी और ना ही आप लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगी। यह सुनकर मालकिन को दया आ गई और उन्होंने प्रिंसी को फोन कर दिया। प्रिंसी ने कहा, ठीक है, मेरे घर पर आप उन आंटी को भेज दो। सावित्री जी तुरंत प्रिंसी के घर के पास पहुंच जाती है। प्रिंसी उन्हें लेकर अपने माँ के घर पहुंच जाती है, क्योंकि मुंबई शहर में ही प्रिंसी का मायका भी था और वहीं उसके पति भी रहते थे। जब प्रिंसी अपने माता पिता के पास जाती है तो माता पिता से सारी बात बताती है। मम्मी पापा, यह आंटी क्या कह रही है, आप लोग इस आंटी की बात सुनिए। पहले तो वह लोग सावित्री जी की बात को सुनकर टाइट शब्दों में सावित्री जी को डांटने लगते हैं और कहते हैं, क्या सबूत है आपके पास? यह मेरी बेटी है, मैंने इसे जन्म दिया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपकी बच्ची है? क्या सबूत है आपके पास? वह कहती है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मेरी ममता और मेरा आत्मविश्वास ही मेरा सबूत है कि यह मेरी बेटी है। उसकी इस तरह से इतना विश्वास भरी बात को सुनकर प्रिंसी कहती है, मम्मी पापा, आप लोग मेरी और अपनी बचपन की एक बार फोटो दिखा दो, सब बात सामने सच हो जाएगी कि यह आंटी झूठ बोल रही है। मैं आप दोनों की बेटी हूँ। यह बात सुनकर वह दोनों थोड़ा सा सिकन सी चेहरे पर आ जाती है उनके माता पिता के, क्योंकि प्रिंसी की बचपन की तस्वीर उनके पास हो तब तो दिखाए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिंसी कहती है, क्या हुआ पापा मम्मी, आप लोग चुप क्यों हो गए? लाइए,
कोई तो तस्वीर होगी। अरे हम लोग अमेरिका में रहे हैं, पले बढ़े हैं, और हमारा पहले से ही इतना अमीरों सा खानदान है। तो क्या आप लोग हमारी बचपन को संभाल कर नहीं रखे? क्या मेरी तस्वीर नहीं है? दिखाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास मेरी तस्वीर नहीं हो। क्यों मम्मी? दिखाइए ना मम्मी। अब वह आंखों में आंसू लेकर कहती हैं, बेटा प्रिंसी, बेटा प्रियांशी, मेरे पास तुम्हारे बचपन की कोई तस्वीर नहीं है। यह औरत ठीक कह रही है। शायद तुम इनकी बेटी हो सकती हो, क्योंकि बेटा तुम मुझे एक यूनिफॉर्म में स्कूल का बैग लिए हुए स्कूल के बाहर एक खिलौने के ठेले के पास रोती हुई खड़ी मिली। जब हम लोगों ने तुम्हें रोता हुआ देखा तो तुम्हारे पास पहुंच गए। मुझे लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इधर आसपास ही तुम्हें कहीं ढूंढ रहे होंगे, तो मैं तुम्हें चुप करवा कर और तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ दूंगा। फिर मैंने तुम्हें एक खिलौना दिलाया। उस खिलौनों को लेकर तुम बहुत खुश हुई। वहीं आगे मेरी पत्नी कार पर बैठी हुई थी। मैं अपनी पत्नी के पास तुम्हें लेकर गया और बताया कि यह बच्ची हमें खिलौने के ठेले के पास रोती हुई मिली। खिलौना दिलाया तो खेलने लगी। मैंने तुम्हें कार में बिठा दिया। तुम्हें मेरी पत्नी बड़े प्यार से लाड से खिलाने लगी। उसने अपने पर्स में से चॉकलेट निकाल कर दिया। फिर मैं तुम्हारे लिए और भी खिलौने और चॉकलेट लेकर आया। तुम उन्हें देखकर खेलती और हंसने लगी। मेरी पत्नी की ममता जाग उठी। उसने कहा, पता नहीं ये किसकी बच्ची है, लेकिन शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि हम दोनों मंदिर से ही लौट रहे थे और मंदिर से लौटने के बाद कार को रोड के किनारे खड़े करके छोटे छोटे बच्चों को देखने स्कूल के पास आ गए थे। हम दोनों पति पत्नी छोटे छोटे बच्चों को खेलते फुदकते और उन्हें स्कूल में आते जाते देखने अक्सर आ जाया करते थे। हमें भगवान ने औलाद नहीं दी थी, इसीलिए हम बच्चों को बहुत तरस रहे थे। जब तुम दिखी तो हमें ऐसा लगा कि शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है और हमें इस बच्ची को हमारे लिए ही भेज दिया है। मेरी पत्नी कहने लगी कि अजी यहाँ से जल्दी चलो, अब मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकती। कहीं इस बच्ची को लेने कोई आ गया तो फिर भी हम पूरी उम्र बिना बच्चे की रह जाएंगे। चलो, भगवान ने हमें इस बच्ची को दे दिया है, इसीलिए हम इसे नहीं देंगे किसी को। हम लोग यह कहे कि चलो तुम्हारी मम्मा के पास लेकर चल रहे, और हम दोनों पति पत्नी तुम्हें लेकर घर आ गए। तुम घर आकर रोने लगी, मम्मा मम्मा, और खिलौना फेंक दिया। फिर हमें थोड़ी चिंता हुई कि शायद बच्ची संभल नहीं पाएगी। मेरी पत्नी ने बेटा तुम्हें बहुत संभाला और कुछ ही दिनों के बाद तुम मम्मा मम्मा कहकर बुलाने लगी। हम दोनों को मम्मी पापा कहने लगी। अब इस बात का डर हो गया था कि कहीं हम पकड़े जाएंगे तो फिर तुम हमसे छीन ली जाओ। वैसे हमारे पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी, इसीलिए हम लोग तुम्हें लेकर अमेरिका चले गए। वहां विदेश में हमने तुम्हारी अच्छी शिक्षा दीक्षा करवाई। तुम्हें देखकर हम लोग रातों दिन बहुत खुश होते। जब तुम हमें विदेश की धरती में मम्मी मम्मी कहकर बुलाती और पापा पापा, तो हमें बहुत खुशी मिलती। वहां हम आजाद थे, क्योंकि यहाँ मुंबई से वहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। तुम्हारे साथ खुली जगह, खुले हवा, खुले गार्डन, हर जगह लेकर घूमे और अपने औलाद वाली सारी इच्छाएं पूरी की। तुम पर बहुत प्यार लुटाए हम दोनों माता पिता ने। यह बात सुनकर प्रिंसी अब तक फूट फूट कर रो रही थी और वह दोनों माता पिता भी रो रहे थे। यही सावित्री जी भी खूब रोए जा रही थी। उनकी बात खत्म होते ही प्रिंसी अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ी और गले लगा लिया। माँ, आपने कितना तड़पा मेरे लिए, मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन किस्मत ने मुझसे अलग कर दिया। सावित्री जी अपनी बेटी को गले लगाई, उसके माथे को चूमी
उसके चेहरे को हाथ में रखकर खूब सहलाई, उसे छूने लगी कि जो बेटी 4 साल की थी, मेरे से दूर चली गई थी, आज वह कितनी बड़ी हो गई है, कितनी सुंदर हो गई है। आज प्रिंसी महंगे महंगे आभूषण, महंगी साड़ी, महंगे गहनों से सजी हुई थी। वह दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर सावित्री जी से माफी मांगे जा रहे थे कि हम दोनों एक बच्चे की ममता में फंसकर आपको कितना तकलीफ दिए, उसका अंदाजा भी नहीं। हमने तो ये सोचा था कि जिसकी बेटी है, क्या वह अकेले ही होगी, और भी बच्चे होंगे उनकी किस्मत में, तो वह कुछ दिनों में ही इस बच्ची को भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर देंगे। हमें क्या पता था कि यह बच्ची ही आपके जीवन का सहारा थी। सावित्री जी की कहानी सुनने के बाद उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बहुत माफी मांगे और सावित्री जी ने फिर उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आपकी बेटी के साथ कोई बुरा नहीं किया। जब से उसे लेकर गए हैं, उसे फूलों की तरह बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। वहीं प्रिंसी ने भी कहा, मम्मी, इन लोगों ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दिया। यहाँ तक कि यदि आप नहीं मिलती तो मुझे यह एहसास भी नहीं होता कि मैं इन लोगों की जन्म दी हुई बेटी नहीं हूँ। बेटी के भी बताने पर सावित्री जी ने उन्हें माफ कर दिया, अपनी बेटी को गले लगाया, खूब फूट फूट कर रोया। बेटी ने कहा, मम्मी, हम इन्हें भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इन लोगों ने मेरी परवरिश की और हमें कभी कोई तकलीफ नहीं दिया। लेकिन माँ, आपने मेरे लिए बहुत दुख उठाया है। अब हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे और न ही इस तरह से दूसरों के घर में काम करके आप दर दर की ठोकरें खाएंगी। हमारा इतना बड़ा घर है, हम दोनों अलग अकेले ही रहते हैं, कोई नहीं है। यह सब कुछ जानने के बाद रवि भी प्रिंसी की माँ को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि 3 साल पहले ही मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तब से मैं अकेला ही हूँ और मेरी शादी के बाद प्रिंसी मेरे साथ है। देखिए, अब माँ के रूप में आप भी मिल गई हैं, तो अब आप हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी। प्रिंसी और दामाद के कहने पर सावित्री जी अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ रहने लगती हैं। दामाद और बेटी बहुत ध्यान रखते हैं। सारी जीवन की आप बीती सावित्री जी प्रिंसी के साथ बांटती हैं। प्रिंसी की बचपन की यादें प्रिंसी को दिखाती हैं। अपने टूटे फूटे घर से वह प्रिंसी की सारी यादें लाकर उसे बता बता कर कहती हैं, बेटी, मैं इन्हीं यादों के सहारे तो जी रही थी। प्रिंसी भी अपनी माँ की तड़प को देख और समझ कर बहुत रोती है और समझाती है, माँ, अब दुख के दिन बीत गए, अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है। अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगी, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।